नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को सशक्त करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की साजिशों का पर्दाफाश किया है। आतंकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब कर भारत के सर्वदलीय डेलीगेशन अब स्वदेश लौट रहे हैं। 7 ग्रुप में अलग अलग दलों के सांसद 33 देशों में गए, जहां टीम इंडिया की तरह पाकिस्तानी दुष्प्रचार को धराशायी किया। सभी ने एक स्वर में दुनिया के मंच पर दहशतगर्दों के पनाहगाह पाकिस्तान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की पोल खोली। सभी ने हिंदुस्तान का पक्ष मजबूती से रखा और पाक के नापाक इरादों पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति पेश की। आतंकवाद के खिलाफ भारत की अपार कूटनीतिक सफलता हासिल की है और ऐसे में ये डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी को बताएंगे कि भारत ने वैश्विक मंच पर आतंक का सच कैसे उजागर किया। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और वो सभी इस चिंता से हैं कि आतंकवाद एक बहुत ही बड़ा नासूर है, कैंसर है। हमने एक और बात कही है कि आज उनको IMF से लोन मिलता है, उनको वर्ल्ड बैंक से मिलता है, बाकी फंडिंग होती है। तो ये फंडिंग आतंकवाद के लिए जा रही है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है पंकज मीणा जी, प्रवक्ता है बीजेपी से। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। हमारे साथ राजेंद्र मेघवाल जी, प्रवक्ता है कांग्रेस से। राजेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है मिथिलेश जी आपका भी। बेहद खास मुद्दा है और शुरुआत पंकज जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि वैश्विक मंच पर आतंक का सच बयां करने को लेकर ही ये डेलीगेशन तैयार किया गया, इस डेलीगेशन को भेजा गया। कितनी कामयाबी मिली है, क्योंकि अब डेलीगेशन लौट रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेगा, लेकिन जो उद्देश्य था वो कितना सफल होता नजर आया पंकज जी? देखिए, बिल्कुल जो डेलीगेशन गया है वो अपने आप में बहुत परिपूर्ण डेलीगेशन था, बहुत मानसिक रूप से बहुत समृद्ध डेलीगेशन था। और उन्होंने बहुत तथ्यात्मक तरीके से सभी देशों में, जो 33 देशों में जाके भारत का पक्ष उन्होंने रखा। और साथ में जो पाकिस्तान के द्वारा लगातार आतंकवादी कार्यवाही की जा रही है वो उसको सबके सामने रखा। और उसी का परिणाम आया कि हमने देखा कि कोलंबिया के ने तो अपना स्टैंड बिल्कुल बदल लिया और उसने कहा कि नहीं, पाकिस्तान आतंकवादी देश है और हम भारत के साथ हैं। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो आज जिस प्रकार से पूरे देश में एक अमेरिका रक्षा एनालिसिस का जो हमारे यहाँ क्या नाम है लेख छपा है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भारत की जो बुनियादी ढांचा है, भारत की स्वदेशी तकनीक है और भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद को जो धस करने का जो तरीका था उसकी बहुत तारीफ की। तो मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार से हमारे 7 डेलीगेशन गए 33 देशों के अंदर, उसके धीरे धीरे परिणाम आने शुरू हुए हैं। और जब ये 8 तारीख तक सारे देश आएंगे तो मुझे लगता है कि जब ये रिपोर्ट पेश करेंगे माननीय प्रधानमंत्री को 9-10 तारीख के आसपास, तब एक अलग ही नजरिया पूरे विश्व के सामने भारत का लेके नजर आएगा। और जहां तक बात है, देखिए मैं एक श्वेता आपके माध्यम से यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि आज हमारे इतने अच्छे MPs हैं, हमारा डेलीगेशन है, पूरे विश्व में जाके पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है और भारत का पक्ष मजबूती से रख रहा है। वहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के कई नेता, चंद नेता केवल एक मीडिया स्पेस कवर करने के लिए बड़े अजीब अजीब से प्रश्न खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जहां तक रक्षा मामले हों या विदेश मामले हों, ऐसे नेताओं को चुप्पी साधनी चाहिए, या अगर उनको कोई बात भी करनी हो तो हमारे सक्षम नेतृत्व के साथ में हटके करनी चाहिए। ठीक है, राजेंद्र मेघवाल जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्योंकि डेलीगेशन भेजा गया, उद्देश्य में यही था कि जो हुआ वो सच सबके सामने आए और पाकिस्तान बेनकाब हो। आपके नजर में कितना अहम ये डेलीगेशन का वहां पहुंचना रहा, क्योंकि पहली बार है कि सर्वदलीय नेता इसमें नजर आए हैं, जो एकजुट होकर, जहां पर उन्होंने दिखाई एकजुटता भी और एक साथ देश का पक्ष रखा है। कितनी कामयाबी आपको लगता है मिलती हुई नजर आ रही है इस डेलीगेशन के जरिए, या फिर आपको लगता है कि ये डेलीगेशन महज प्रतीकात्मक था, सिर्फ अपनी बात रखी गई? क्या वाकई में लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कुछ असर हुआ होगा? देखिए, इसके असर के बारे में तो अभी उनके आने के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या रिपोर्ट सबमिट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा माननीय राहुल गांधी जी ने 10 मई को और हमारे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्रीमान मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब ने लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखे। उन्होंने कहा कि भाई आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए। देखिए, आप देश में राजनीतिक दलों से
तमाम लोगों से बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप विदेश में डेलीगेशन भेजते हैं, उसमें भी आप उन तमाम बातों को मतलब जिक्र करते हैं जो कि आप देश में कुछ करते हैं। जैसे निशिकांत दुबे जब कुवैत में गए तो उन्होंने मतलब वहां जाके फिलिस्तीन का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन वो जब फिलिस्तीन के उनकी पूरी की पूरी आप सोशल मीडिया की वॉल उठा के देख लीजिए, चाहे एक्स का अकाउंट देख लीजिए, चाहे फेसबुक देख लीजिए, वो जिस तरीके का जहर और नफरत की भाषा बोलते हैं वो वहां जाकर वो बदल गए। उन्होंने यहां तक कहा कि इजराइल किसी की बात नहीं मानता है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूं श्वेता जी कि जिस तरीके से हमारे देश के गृह मंत्री हैं वो लगातार जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर आपको अगर डेलीगेशन भेजनी है तो फिर आपको इस तरीके की भाषा पे भी विराम लगाना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि इस डेलीगेशन को लेकर, मैं बता रहा हूं क्योंकि देखिए आपने कहा कि भाई जिस तरीके से ये हिंदू मुसलमान करते हैं, बंगाल में जाके देश के गृह मंत्री कहते हैं कि साहब ममता ने इसका समर्थन नहीं किया क्योंकि उनको मुस्लिम वोट खत्म होने का। आप देखिए देश में आप सोफिया कुरैशी का चेहरा बना के इस पूरे के पूरे अभियान को उनका एक आप उसको हाईलाइट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जाके आपका देश का गृह मंत्री आप इस तरीके की भाषा बोलते हैं। देश के अंदर आप कुछ बोलते हैं और विदेश में जाके कुछ बोलते हैं। तो ये तमाम बातें मैं आपको लगातार इस बात के लिए कह रहा हूं कि आज इनको जो डेलीगेशन गए ये किन बड़े राष्ट्रों के पास गए, कौन से, और ये कहां कमी रह गई थी कि पिछले 11 वर्षों के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी करीबन 151 विदेश दौरे किए, जिसमें करीबन 72 देशों में गए, उसमें से 10 बार तो वो अमेरिका गए। और अमेरिका ने हमारे साथ क्या सलूक किया ये पूरा दुनिया देख रहा है कि 12 बार भी अमेरिका ने ये बात कही कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर दोनों देशों के बीच में वो करवा दिया। उसके बाद में वो तमाम हमारे सीडीएस ने जिस तरीके का राजेंद्र जी आपने सब कुछ बोल दिया, बस इसका जवाब नहीं दिया। डेलीगेशन वहां पर गया, सीडीएस ने जिस तरीके का बयान दिया वो भी अपने आप एक बहुत चिंताजनक बात है। उसके अलावा जो हमारे एयरफोर्स के प्रमुख हैं एयर मार्शल एपी सिंह, उन्होंने कहा कि सरकार हमें पूरी तरीके से वेपनरी और आर्मरी नहीं दे रही है, हमारे पास विमान नहीं है। तो ये बात आज अगर संसद में बात करेंगे, प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, चुनाव सभा कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, आप यही कहना चाह रहे हैं संसद का विशेष सत्र बुलाकर सब बातें वहां रखनी चाहिए। संसद का विशेष सत्र जो डेलीगेशन है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि विदेश में आप तब बात कर पाएंगे जब आप देश के अंदर तमाम राजनीतिक दलों को अपने साथ जोड़ के और इसका मैं जवाब मित्रेश जी से लूंगी। लेकिन इस बीच गौरीशंकर जी हमारे साथ जुड़ गए, गौरीशंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व राजनयिक है। गौरीशंकर जी बहुत स्वागत है सर आपका। सर आप राजनयिक रहे हैं, बेहतर इस चीज को बता सकेंगे, क्योंकि पहले क्या कभी ऐसा हुआ है कि सर्वदलीय जो नेता हो अलग अलग दल से उनका एक डेलीगेशन बना हो और इस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 33 देशों में जाकर अपनी बात रखी गई हो, खासतौर से जो ऑपरेशन अंजाम दिया भारत ने और पाकिस्तान को बेनकाब करने को लेकर, ये कितना अहम था, ये कदम कितना अहम था, कितना इंपैक्टफुल रहा? क्योंकि अब सभी ये डेलीगेशन लौट रहे हैं, पीएम मोदी से भी मुलाकात होगी 9 या 10 तारीख को। श्वेता जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। सबसे पहले तो ये था कि ये सर्वदलीय जो 7 जो गए हैं ग्रुप वो सब दलों से गए हैं, तो वो पूरी देश की एकता को बताता है जी। दूसरा वो सभी कॉन्टिनेंट्स को गए हैं, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, सभी कॉन्टिनेंट्स को गए हैं वो सेलेक्टेड कंट्रीज में, और वहां पे उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को अफेक्ट किया है, तो एक बहुत अच्छी बात है। और तीसरी चीज इसमें यह है कि वो जहां भी गए हैं जो अभी तक का फीडबैक मैंने देखा है वो बड़ा पॉजिटिव फीडबैक रहा है। सभी कंट्रीज ने इस चीज की भत्सना की है कि ये आतंकवादी जो हमले किए गए हैं भारत के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा वो ठीक नहीं है और वो रिपीट नहीं होने चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि देश के अंदर इन चीजों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी दलों को एक साथ मिलके भारत की आवाज को ऊंचा उठाना चाहिए। अब इन चीजों में राजनीति करने से क्या है कि भारत की आवाज में आगे विदेशों में जाके थोड़ी कमी आ जाती है, तो उसको बचाने के लिए सबसे अच्छा है कि सभी जो राजनीतिक दल हैं वो एक ही सतह पर बोलें। और मेरा दूसरा ये है कि ये देश, कई देश जो मुस्लिम देश गए हैं जैसे सऊदी अरेबिया भी गए हैं, बहरीन भी गए हैं, तो ऐसे देशों में भी भारत की जो है वो सर्वदलीय जो
प्रतिनिधि है उसको देख के उन देशों का एक बहुत ही अच्छा जो है रिएक्शन हमारे प्रति रहा है। मेरा ये मानना है कि ये कदम बहुत ही निर्णायक साबित होगा और पूरे विश्व स्तर पर एक आतंकवाद के खिलाफ एक माहौल बनेगा और उससे पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव बनेगा, जिससे कि इस तरह की घटनाएं कम होंगी। मेरा यही मानना है। गौरीशंकर जी, एक और अहम सवाल है सर, क्या लगता है कि कई ऐसे देश हैं जिनका जो दृष्टिकोण है वो नेगेटिव रहा है भारत को लेकर, आतंकवाद या जो कुछ भी होता है, लेकिन जब अपनी बात यहाँ पर रखी, क्या आपको लगता है कि इस तरह से डेलीगेशन को भेजना या इस तरह से अपनी बात रखना बहुत ही सकारात्मक माहौल में ये उनके नजरिए को भी बदलने में कामयाब रहा होगा? सबका नहीं, लेकिन कुछ हद तक। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, कोलंबिया ने तो अपने स्टैंड पूरा बदल दिया, जबकि अमेरिका भी उसके बाद से काफी चुप हो गया है। देखो, अमेरिका जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप हर चीज का श्रेय अपने आप लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उस तरह के वो बयानबाजी की है। लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका ये चाहता है कि आतंकवाद नहीं हो। ये आपको जो ट्रंप का पहला टर्म था उसमें उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया हुआ था, और अभी भी वो उनका मानना है कि आतंकवाद पाकिस्तान से आ रहा है और उसको खत्म करना चाहिए। तो ये कहना कि अमेरिका हमारे साथ नहीं है, ये गलत है। ये ट्रंप की एक श्रेय लेने की जो उनकी टेंडेंसी है, उसके आधार पे हर चीज का निर्णय नहीं लेना चाहिए। पूरा अमेरिकन पूरा देश हमारे साथ है और वो भी नहीं चाहते कि आतंकवाद इस तरह से बढ़े। यूरोप में भी ऐसी सिचुएशन है। आप देखिए नीदरलैंड्स में, और जहाँ पे ये नहीं गए पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, वहां पे कुछ देशों में हमारे विदेश मंत्री भी गए हैं और वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हमारे प्रति की है। तो मेरा ये मानना है कि एक पूरे संसार में एक पूरा नया प्रयोग हुआ है ये भारत की तरफ से। ये पहली बार इस तरह के सर्वदलीय दल गए हैं और उसका बहुत ही अच्छा असर हमारी राजनीति के ऊपर पड़ेगा, हमारी कूटनीति के ऊपर पड़ेगा और हमारे देश की सुरक्षा के ऊपर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरीशंकर जी इस चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। मिथिलेश जी, अभी आपने सुना गौरीशंकर जी ने जिस तरह से कहा, क्योंकि पूर्व राजनयिक है कि एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, और राजेंद्र जी कई सवाल उठा रहे थे। क्या वाकई में आपको लगता है वैश्विक मंच पर आतंक का सच बयां करने का ये बेहतर तरीका था जो कोशिश की गई है, और ये किसी सरकार का श्रेय नहीं होगा, क्योंकि सर्वदलीय थे तमाम वो नेता जो हमेशा विपक्ष में खड़े रहते, आमने सामने होते, एकजुट होकर देश की बात रखी और दुश्मन के भी नापाक इरादों को सामने रखा। कितना बेनिफिट इससे होगा भारत को वैश्विक मंच पर? देखिए श्वेता जी, वैश्विक मंच पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर पाकिस्तान पर कोई कहर बनकर टूटा है तो ये विश्वदूत बनकर टूटे हैं। जिस अंदाज में आप देखिए पूरे देशों में ये प्रतिनिधिमंडल गए और उन्होंने जो वहां एक मैं कहूंगा पॉलिटिकल परसेप्शन और एक जनरल पॉजिटिव एटीट्यूड इंडिया के प्रति बनाया, पाकिस्तान की पोल खुली है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। चाहे कोनी मांझी का प्रतिनिधिमंडल हो, चाहे संजय ओझा का हो, चाहे बैजयंत पांडा का हो, ये तमाम चीजें बताती है। और पर्टिकुलर कांग्रेस को थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए है कि शशि थरूर जब इस मुल्क से बाहर गए तो वो मादरे हिंद के सच्चे सपूत बन के गए और वो कांग्रेस की जो सरहद थी उसको उन्होंने बेनकाब कर दिया और वो मां भारती के सच्चे बेटे बनकर बोले, वो इनको थोड़ा पीड़ा कर गई। सलमान खुर्शीद, उन्होंने मां भारती के सच्चे बेटे बने कि जब राष्ट्र पर संकट आए तो घर परिवार समाज को छोड़कर देश को बचाना चाहिए, और उन्होंने वही धर्म निभाया, राष्ट्र धर्म निभाया। वो कांग्रेस के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि रेखा शर्मा एक जो एमपी है, उनका डाइनिंग टेबल पर गाना गाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, उसको छोड़ दिया, चलो गाना हो गया। निशिकांत दुबे का जो चेहरा है वो जरूर एक चर्चा का विषय रहा कि वो बाहर जाकर ये बदलाव हुआ। तो क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी सोच बदलेंगे? 11 साल वो प्रधानमंत्री रहेंगे, अब वो 11 साल और रहेंगे, 5 साल रहेंगे, 7 साल रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में जो कहा कि हिंदू मुस्लिम, देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये हिंदुस्तान में पहला नजारा था कि हिंदुस्तान एक हो गया था। धर्म की दीवारें गिर गई थी, जो मजहब की जो गहरी गहरी दीवारें थी वो गिर गई थी, और एक सारा भारत एक नजर आया था। और जिस अंदाज में ये विश्वदूत पूरी दुनिया देशों में जाकर जिस अंदाज में बोले हैं, जिस तरीके से ओवैसी की तारीफ की जाए, उन्होंने जब बहरीन में जाके जिस अंदाज में कहा
कि असली मुसलमान का पहला जो इस्लाम का धर्म है कि वो अपनी मादरे हिंद से, मुल्क से प्यार करे, वो उन्होंने इजहार किया। ये बहुत बड़ी बात है और हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का मौका है। अब वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे और वो अपनी बात बताएंगे, लेकिन जो पूरे वर्ल्ड में एक वेव बनी है कि भारत का पूरी दुनिया में सच्चा आतंकवादी विरोधी देश है, उसको आप छेड़ोगे नहीं तो वो आगे से किसी पर हमला नहीं करेगा। जो बौद्ध की धरती है, महात्मा बुद्ध की, उसके सिद्धांत पर चलता है, अहिंसा के सिद्धांत पर चलता है, लेकिन वो चूड़ियां नहीं पहन सकता। अगर उसके एक चांटा मारोगे तो दूसरा चांटा अब गाल अपना आगे नहीं करेगा। वो नीति बदल दी है, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, इस पॉलिसी पर चले गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो इंटेलेक्चुअल एमपीज हैं वो पूरी दुनिया में गए। पूरी दुनिया में ये भी इमेज बनी है कि अब वो भारत वो सांप और कबीलाई वाला देश नहीं है कि जहां डमरू बजाकर, सांप बजाकर, दिखाकर लोग पेट भरते थे। वो देश नहीं है। अब इस देश में, जिस देश के नेतृत्व में ऐसे इंटेलेक्चुअल एमपीज हैं जो पूरे वर्ल्ड को लीडरशिप दे सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि मोदी जी का एक ग्रेट विजन है जो इंटरनेशनल इनोवेशन है कि किस तरीके से इंटरनेशनल वॉइस क्रिएट की जाए, पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए। तो मैं कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर हथियारों के मामले में बहुत भारी हो सकता है, लेकिन ये जो ऑपरेशन है, जो ये ऑपरेशन वाकई जो मानसिक सोच है उसको बदलना, अगर आप किसी की मानसिक सोच को बदलते हैं, उसमें सकारात्मक संदेश डालते हैं, तो पूरे विश्व में एक सकारात्मक संदेश जाता है, एक सकारात्मक इमेज बनती है देश की। तो मोदी जी ने ये काम किया है। ठीक है पंकज जी, विश्व में पाकिस्तान को एक्सपोज करना ही उद्देश्य था, इसलिए डेलीगेशन को भेजा गया। सर्वदलीय नेता उसमें मौजूद रहे हैं ताकि ये किसी एक पार्टी का मिशन या डेलीगेशन ना लगे। जब हिंदुस्तान की बात आती, देश की बात आती, तो पार्टी पीछे छूट जाती है। लेकिन पंकज जी, सवाल साथ साथ अभी जिस तरह से राजेंद्र जी ने उठा दिया कि डेलीगेशन को बाहर भेजने से ज्यादा जरूरी था यहाँ संसद का सत्र बुलाना, जिसमें यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना और उनके सामने चीजों को स्पष्ट तौर पर रखना। इस बात से आपत्ति है, ये ऐसा नहीं हुआ। श्वेता, ये ऑपरेशन सिंदूर का जो 1 महीने का घटनाक्रम है, इसमें भारत ने बहुत सारी चीजें प्रदर्शित की, बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली। हमने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर था तो विपक्ष जरूर एक सहमति के तौर पे और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ चुप बैठा था, परंतु जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर 10 मई का दिनांक निकला, इनके वही बड़े अजीब अजीब से सवाल पैदा होने लगे। आप कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक में मोदी जी क्यों नहीं आए? देखिए प्रश्न देखिए, सर्वदलीय बैठक में वो सभी दलों की मीटिंग थी, उसमें हमारे दल के सब नेता थे, पर ये कहते हैं मोदी जी क्यों नहीं आए। और अब ये कहते हैं कि हमारे विमान कितने गिरे, राफेल कितने गिरे, ये इनको बताइए। इनको ये बताइए कि पाकिस्तान में जो क्या नाम एटॉमिक सेंटर था उसमें नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। ये हर तमाम वो चीजों पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं जो भारत की संप्रभुता के साथ समझौता करती है, भारत की रक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है। और ये हर वो बात के साथ में खड़े हैं जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने का काम करती है, उसके साथ ही खड़े हैं। और हमने देखा कि इसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये न्यू नॉर्मल है। मैं न्यू नॉर्मल का आपके माध्यम से फिर कहना चाहूंगा, एक वो जमाना था जब हमारे देश में आतंकवादी घटना होती थी तो हम बिल्ली के जैसे चुपचाप बैठ जाते थे, और अब आतंकवादियों से वार्ता करते थे, आतंकवादियों को नई दिल्ली के लुटियंस जो बिरयानी खिलाते थे। और आज एक जमाना है, हमने साफ कहा कि आतंकवाद पे कोई बात नहीं होगी, पाकिस्तान से अगर कोई बात होगी तो पीओजे के ऊपर बात होगी, इसके अलावा कोई पाकिस्तान से हमारी बात नहीं होगी। और जहां तक बात है, देखिए इनको बड़ा मजा आता है पाकिस्तान हिंदुस्तान की रक्षा से संबंधित प्रश्न खड़े करने पे। इससे इनको क्या फायदा होगा? क्यों आप ये कह रहे हैं इनको मजा आता है? क्यों इनको फायदा क्या होगा? ये कांग्रेस की फितरत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस कभी भी हमारे हिंदुस्तान के रक्षा के साथ में नहीं खड़ी है। आपको याद होगा कि जब चीन का मामला आया था तब ये चीन के प्रश्न खड़े कर रहे थे, चीन के मीडिया में जो छप रहा था वो ये हमको बता रहे थे। और आज इनको 3 बार हमारे विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया, हमारे सीडीएस ने कह दिया कि ये जो समझौता हुआ है ये बायलैटरल हुआ है, 2 देशों के डीजीओ के द्वारा हुआ है। और ये बार-बार वो अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। जब 2 देशों की बात होती है, आर पार की बात होती है, तो कांग्रेस उस पार क्यों खड़ी होती है, इस पार क्यों नहीं होती है? ये बहुत गलत बात है। देखिए इसमें घोर आपत्ति, ये देखिए ये नैरेटिव गलत तरीके से गढ़ा जा रहा है। मैं आपको
अरे सुन लीजिए ना, मैं आपको क्या आपका सांसद मुझसे खड़ा करता है कि ऑपरेशन सिंदूर में आप सैन्य ऑपरेशन का राजनीतिकरण करते हैं। सुनिए आप सैन्य ऑपरेशन का अगर ये सवाल कांग्रेस पर उठ रहा है तो उसका जवाब भी लेने दीजिए। आप सैन्य ऑपरेशन का राजनीतिकरण करते हैं, जबकि क्या ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है? सुन लीजिए, मुझे ये बताइए क्या आपके देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हमारे कितने विमान गिरे बताया जाए? और सिंह ने रक्षा मंत्री की उपस्थिति के ऊपर आरोप लगाया कि हमारे को विमान नहीं मिले, हमारे को आर्मर नहीं मिले, वेपन नहीं मिले। ये और सीडीएस के प्रश्न पर खड़ा कर दिया। आपने सीडीएस के ऊपर प्रश्न खड़ा किया। थाईलैंड में जाके क्यों बोला? आपको मजाक लगता है सीडीएस का बयान? आपको मजाक लगता है विजय का बयान? पंकज जी चुप होइए। ठीक है, आप टू द पॉइंट जवाब। मैं कह रहा हूं कि सेना के सैन्य ऑपरेशन पे ये राजनीतिकरण करते हैं ना, हमें उससे आपत्ति है। देखिए सीज फायर हुआ तो पूर्व सेना अध्यक्षों ने ही इस पे आपत्ति उठाई। जनरल बीपी मलिक ने कहा, जनरल नरवाणे ने कहा। और तो मैं बता रहा हूं ना कि देखिए हमारी सेना के अंदर तीनों अंगों में करीबन 2 लाख पद खाली पड़े। आज सीडीएस ने कहा कि साहब ये हमारे क्यों गिरे? क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ राफेल के अंदर। राफेल की डील बिल्कुल क्लियर नहीं हुई, जबकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात थी। और नहीं, गलत बात है। मैं कह रहा हूं राफेल के अंदर सवाल उठ रहे, राफेल के ऊपर सवाल उठ रहे। आज एक बात बतानी पड़ेगी। और उन्होंने कहा कि जो निजी क्षेत्र के अंदर जो सैन्य परियोजनाएं चल रही है उनमें भी देरी हो रही है। निजी क्षेत्र के अंदर सैन्य परियोजना कौन कर रहा है? अडानी कर रहा है। आज ही मैं एक खबर बताता कि 3 उद्यमियों को कानपुर के अंदर रक्षा कॉरिडोर की चलिए ठीक है, आप लोग आरोप लगा लिए, आप लोग ने आरोप लगाया। पंकज जी वक्त खत्म हो रहा है, आप दोनों एक साथ ऐसे नहीं चर्चा। एक मिनट, आपने सबको पता है, आपने सबको पता है। राजन जी एक सेकंड, मिथिलेश जी आपकी बात पर, मिथिलेश जी अभी जितने सवाल जो आरोप राजेंद्र जी लगा रहे बार बार, कहना उनका ये कि डेलीगेशन भेजने से ज्यादा बेहतर, ज्यादा जरूरी था संसद का सत्र बुलाना। क्यों देश? राजेंद्र जी बात सुनिए, राजेंद्र जी ऐसे चर्चा नहीं होती सर, आपकी बात चर्चा। मैं कह रहा हूं उन्होंने ठीक है, नहीं तो उनको चुप कराना, उनको चुप कराना नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है बस। राजेंद्र जी, पंकज जी, ये आप लोग दोनों ही चर्चा करना चाह रहे हैं सर, दोनों ही चर्चा करना चाह रहे हैं, बात करनी नहीं। पंकज जी बस ठीक है, चलिए ठीक है। राजेंद्र जी एक मिनट, मिथिलेश जी को बोलने देंगे आप सर। मिथिलेश जी, जो सवाल राजेंद्र जी बार बार उठा रहे, कहना ये कि संसद का सत्र होना चाहिए था, ये सवाल जो बार बार कांग्रेस की तरफ से उठ रहे, क्या वाकई में इस ऑपरेशन, इस डेलीगेशन या देश के हित या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति, क्या इन सबसे कांग्रेस को मतलब नहीं है? देखिए क्यों ये उठ रहे हैं सवाल? देखिए हर चीज समय पर अच्छी लगती है। जब देश में संकट था तो ऑपरेशन सिंदूर करना था, न कि सर्वदलीय बैठक बुलानी था। जब पूरी दुनिया में अभी बवाला मचा हुआ है, पूरी दुनिया में बवाला मचा हुआ है, जो विशेष सत्र की बात है उसके लिए विशेष सत्र की बात। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इतना बड़ा ऑपरेशन होता है, उस पर सवाल उठना, घर में भी अगर शादी होती है उसमें 10 कमियां निकलती है। इसलिए इस मुद्दे को तो आप छोड़ दीजिए। हर बार इस देश में 1971 से तमाम, देखिए आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे कौन जा रहा है? अभी कोई नहीं जा रहा है। देखिए ये अभी वोट किसी ने नहीं मांगी। देखिए अभी इंपॉर्टेंट चीज अभी बात डेलीगेशन को लेकर हो रही है, स्वदेश लौट रहे हैं, विश्व दो चर्चा इस पर हो रही है। आप सीधे चुनाव पे चले जाते हैं, चुनाव के अलावा कुछ नहीं दिखता सर, चुनाव के अलावा कुछ नहीं दिखता। मिथिलेश जी आज भी पंकज जी एक सेकेंड, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेना के शौर्य, निष्ठा और समर्पण पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनके पराक्रम पर। और देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए वो भर्ती, अरे आपने कौन सी भर्ती कर ली थी? आपके टाइम तो जैकेट नहीं थी, 1 रैंक मैन पेंशन नहीं थी, आपने क्या कर दिया था? आपके हालात तो क्या थे 26/11 के हमले के बाद? आप बचाओ कि नहीं? आपके हालात क्या थे 26/11 के बाद? आपने क्या किया था? 11 साल तो आप दूसरों में बेवजह की बातें मत करिए। आपने भी राज किया, आपने 70 साल में भारत की क्या हालत थी? जिंदगी भर देश के समझौता करके अपनी राजनीति चमकाने का काम किया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रधानमंत्री क्यों बचना इस चाहते हैं? मुल्क में एक सकारात्मक माहौल बन रहा है पूरी दुनिया में। उस माहौल को खराब करने के बजाय जिस अंदाज में आज राहुल गांधी बोले वो उस पर काम करना चाहिए, वो अपनी बात रखे, लेकिन विश्व में भारत की इमेज कम नहीं हो। आप शशि थरूर को इसलिए कांग्रेस में बागी बना दे कि वो मां मादरे हिंद की, मां भारती की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए शशि थरूर खराब हो गए, इसलिए सलमान खुर्शीद खराब हो गए। आप ये बेकार की बातें कर करके पूरे विश्व में ये मैसेज देना चाहते हैं
कि हमारे घर में भी कांग्रेस ये भूल रही है कि इस डेलीगेशन में कांग्रेस भी तो शामिल है। शामिल है। कांग्रेस को यह कि हमने जो नाम भेजे वो नहीं भेजे। अरे भाई, जिसको अच्छा लगा उसको भेज दिया। आज बिलावल भुट्टो से जिस तरीके से शशि थरूर बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत का एक मैसेज लेके गए, इस पर गर्व नहीं हो रहा कांग्रेस को। कांग्रेस के पेट में दर्द है कि हमारी पार्टी का आदमी आज पूरी दुनिया में भारतीय की भाषा क्यों बोल रहा है, मां भारती की भाषा क्यों बोल रहा है। ये दोहरा चरित्र नहीं है। ये आपने कहा कि हमारा एमपी नहीं भेजा, जिनके नाम भेजे, आपको दर्द क्या हुआ? अगर शशि थरूर, आप तो कहते कि हमारे 100 सांसद है, किसी को भी ले जाइए। कांग्रेस ये कहती कि हमारे पास 100 सांसद है, किसी को भी ले जाइए। आपने शशि थरूर पर इतनी उंगली क्यों उठाई? आपने शशि थरूर पर इतनी उंगली क्यों उठाई? देश में करनी चाहिए ये दोहरा चरित्र। ठीक है, तो शशि थरूर तो आपके हैं ना, आप भी तो सवाल उठा रहे हैं। सलमान खुर्शीद आपके हैं। शशि थरूर को इन्होंने पाकिस्तानी कहा था, उनकी पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। आज शशि थरूर इनके अपने हो गए, बताइए ना। यानी आपको इस पर ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन है कि आप उनके लिए बुरा क्यों नहीं कह रहे हैं? आप बुरा क्यों नहीं कह रहे हैं? अगर उसकी उनकी तारीफ हो रही है, दूसरी पार्टी कर रही है, बीजेपी कर रही है, हम तो उसके विरोध कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं ना कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, क्योंकि शशि थरूर के बारे में आपके जो विचार थे क्या वो बदल गए? कांग्रेस को असली पीड़ा ये है कि इन्होंने जो नाम भेजे वो नहीं गए। नजरिया तो वक्त के साथ बदलता है। नजरिया तो वक्त के साथ बदलता है। आज अगर आप किसी के खिलाफ है तो हमेशा खिलाफ रहेंगे, जरूरी नहीं है। क्यों नहीं भेजा गया? मुझे लगता है इनकी बड़ी शिकायत है। खत्म हो चुका। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बेहद अहम है क्योंकि वैश्विक मंच पर आतंक का सच सामने आना चाहिए। ऐसा तो हर कोई, देश के अंदर भी कितने लोग हैं, हुआ कुछ है, कुछ और बातें कर रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो हुआ उस सच को सबके सामने रखा जाए। और यही उद्देश्य था, डेलीगेशन को भेजा गया। एक डेलीगेशन लौट चुका है, 8 तारीख तक सभी 7 डेलीगेशन यहां पर लौट आएंगे। 9 या 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी और इसकी रिपोर्ट रखी जाएगी कि जब ये मुलाकात हुई, जब अपनी बात रखी गई, किस तरह का रिस्पॉन्स था। लेकिन ये अच्छी बात है, अगर हर तरफ से, फिर वो राजनयिक हो या इससे जुड़े लोग हो, वैश्विक स्तर पर जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उसके एक्सपर्ट्स अगर वो ये कह रहे हैं कि ये अच्छा कदम है, पहली बार ऐसा कदम उठाया गया, इसके सकारात्मक परिणाम है, और ये किसी सरकार या किसी पार्टी को क्रेडिट नहीं जाता है। ये समझना होगा कि डेलीगेशन में सर्वदलीय थे नेता, कोई किसी दूसरी पार्टी का नेता वहां जाकर कुछ अनर्गल नहीं बोल रहा था। वहां पर सब हिंदुस्तानी बनकर गए थे और वहां पर सच्चाई सबके सामने रखी जाए और इसका फायदा अगर देश को मिलता है तो उसे उस नजरिए से देखना जाना चाहिए। फायदा नुकसान के तौर पर नहीं कि चुनाव आएगा तो इसका कहीं फायदा किसी को ना मिल जाए, इसका किसी को क्रेडिट ना मिल जाए, ये समझने की जरूरत है। बहरहाल इंतजार जरूर है जब प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात इस डेलीगेशन की होगी। चलिए, बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।